मैं रजनीकांत द्विवेदी डीएसआर पब्लिक स्कूल की तरफ से कक्षा 7 का हिंदी व्याकरण सभी छात्रों के समक्ष लेकर उपस्थित हुआ हूं, जिसका पहला अध्याय है भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। देखिए, दिया है भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना। भाषा जो है संस्कृत भाषा की भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ ही होता है बोलना। बोलने की प्रक्रिया मनुष्य के अस्तित्व के साथ जुड़ी हुई है। आदिकाल में मनुष्य अनेक प्रकार के संकेतों और अस्पष्ट ध्वनियों से अपनी बात प्रकट करता था। आज भी हम अनेक संकेतों द्वारा अपनी बात कहने और समझने का प्रयास करते हैं। जैसे छोटा बच्चा जब रोता है तो माँ समझ जाती है कि बच्चे को भूख लगी है। हम भाषा के बारे में भी समझ रहे हैं। जैसे छोटा बच्चा जब रोने लगता है तो माँ क्या करती है, समझ जाती है कि बच्चे को भूख लगी है, उसे दूध चाहिए। पाठशाला या स्कूल की घंटी बजते ही बच्चे समझ जाते हैं कि स्कूल की छुट्टी हो गई है। जैसे बस का कंडक्टर भी सीटी जब बजाता है तो चालक को बस को चलाने या रोकने का संदेश देता है, किंतु इन संकेतों से किसी बात या भाव या विचार को बहुत स्पष्ट नहीं किया जा सकता। इसलिए मनुष्य को एक ऐसे साधन की आवश्यकता पड़ी जिसके द्वारा वह अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान स्पष्ट रूप से कर सके। इसलिए उसने ध्वनि संकेतों का सहारा लेना प्रारंभ किया। यही ध्वनि संकेत आगे चलकर एक व्यवस्था में बंध कर भाषा के रूप में विकसित हो गए। यानी कहने का मतलब ये है कि भाषा का प्रयोग हम अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए हम भाषा का प्रयोग करने लगे। और आगे हम देखेंगे, जैसे दिया है भाषा का उद्देश्य मन के विचारों और भावों को एक दूसरे तक पहुंचाना होता है। जैसा कि हम पिछले कक्षा में हमने बताया था कि भाषा का उद्देश्य ही होता है मन के भाव विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाना। इसमें बोलकर और सुनकर, लिखकर और पढ़कर, दिखाकर और देखकर भावों का आदान प्रदान होता है। जैसे कक्षा में अध्यापक बोलकर और छात्र सुनकर, लेखक जो है पुस्तकों में लिखकर और पाठक जो है छात्र जैसे उसे पढ़कर, यातायात नियंत्रण में अथवा मूक बधिर की बातचीत में संकेतों को दिखाकर और देखकर मन के विचारों का आदान प्रदान किया जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि भाषा एक ऐसा उद्देश्य है। भाषा का उद्देश्य ये होता है कि हमारे अंदर जो भी मन के भाव विचार है उसको हम या तो बोलकर या लिखकर, सुनकर, देखकर, समझकर अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। यही भाषा का मुख्य उद्देश्य होता है। आगे हम देखेंगे। अतः ये कहा जा सकता है कि जिस साधन के द्वारा हम अपने मन के भावों और विचारों का आदान प्रदान करते हैं उसे ही भाषा कहते हैं। भाषा, जिसको हम अंग्रेजी में लैंग्वेज कहते हैं, भाषा मन के विचारों का आदान प्रदान करने का एक सशक्त साधन होता है, जिससे मनुष्य अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। भाषा सीखने के क्रम में, भाषा सीखने के लिए हिंदी व्याकरण का बहुत ही अधिक महत्व होता है। और भाषा के पिछली कक्षा में हमने बताया था, जैसे भाषा के कोई भी भाषा सीखने के 4 कौशल होते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, 4 कौशल, जिसमें पहला है सुनना, दूसरा बोलना, तीसरा पढ़ना, चौथा और अंतिम कौशल लिखना होता है। यानी भाषा सीखने के 4 कौशल सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना होता है। आगे देखेंगे, जैसे संपूर्ण विश्व में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, रूसी, चीनी आदि। भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे गुजराती, मराठी, हिंदी, तमिल, तेलुगु, अंग्रेजी इत्यादि। भाषा के रूप, जैसे हमने पिछली कक्षाओं में
हमने बताया भी था कि भाषा के मुख्य रूप से दो रूप होते हैं, पहला मौखिक रूप और दूसरा लिखित रूप। आगे हम देखेंगे, पहला मौखिक रूप यानी मौखिक भाषा। बोलना और सुनना मौखिक भाषा के दो अंग होते हैं। मौखिक रूप ही भाषा का मूल रूप होता है। मौखिक यानी हम जो बोलते हैं वही भाषा का मूल रूप है। मनुष्य इसे अनुकरण द्वारा, अनुकरण यानी उस बात को दोहराना, अनुकरण द्वारा कोई भी भाषा सरलता से सीख लेता है। जैसे साक्षर और निरक्षर दोनों ही भाषा के इस रूप का भली भांति प्रयोग करते हैं। जैसे मनुष्य या तो साक्षर है या तो निरक्षर है, दोनों ही भाषा के मौखिक रूप को भली भांति प्रयोग में लाते हैं। यह भाषा का प्राचीनतम रूप है। परस्पर बातचीत, भाषण, वाद विवाद, अंत्याक्षरी, प्रश्नोत्तरी, दूरभाष पर बातचीत, रेडियो कार्यक्रम आदि भाषा के मौखिक रूप के व्यवहारिक उदाहरण होते हैं। अतः कहा जा सकता है कि भाषा के जिस रूप से एक व्यक्ति जो है बोलकर अपने विचार या भाव या अंदर की जो भी भावना है वो जब प्रकट करे और दूसरा व्यक्ति सुनकर उसे ग्रहण करे, उसका अनुकरण करे, उन्हें समझे, तो उसे हम भाषा का मौखिक रूप यानी मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे राम और श्याम आपस में बातचीत कर रहे हैं। दूसरा रूप लिखित भाषा, पढ़ना और लिखना लिखित भाषा के दो अंग है। अपने विकास क्रम में भाषा का लिखित रूप में के मौखिक रूप के बाद विकसित हुआ। भाषा का लिखित रूप भाषा को सुरक्षित रखता है और उसे मानक रूप प्रदान करता है। समाज में एक दूसरे को जोड़ने में भाषा के लिखित रूप का महत्वपूर्ण योगदान है। परीक्षा में प्रश्नों के उत्तर लिखना, लेख लिखना, कहानी लिखना, पत्र, समाचार पत्र छापना, साहित्य, दूरदर्शन पर दिखाई गई लिखित सूचना, सूचना पट पर लिखी सूचनाएं आदि भाषा के लिखित रूप के व्यवहारिक उदाहरण हैं। अतः कहा जा सकता है कि भाषा के जिस रूप में व्यक्ति लिख कर अपने विचार या भाव प्रकट करता है उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। एक और भाषा का के रूप में आता है सांकेतिक भाषा। इसको भी मैंने पिछली कक्षाओं में हमने भी बताया था। भाषा का एक और महत्वपूर्ण रूप है जिसे सांकेतिक भाषा के नाम से जाना जाता है। इसका प्रयोग भी दैनिक जीवन में खूब होता है किंतु व्याकरण के अध्ययन का विषय नहीं है। इसमें एक व्यक्ति संकेत के माध्यम से अपने भाव व्यक्त करता है और दूसरा व्यक्ति देखकर और सुनकर उन्हें समझता है। जैसे यातायात को नियंत्रित करता हुआ सिपाही, जैसे मुख बधिरों की बातचीत, परेड का संचालन, ड्रम या सीटी के द्वारा व्यायाम कराना, संगीत निर्देशन आदि सांकेतिक भाषा के व्यवहारिक रूप हैं। अतः हम कह सकते हैं कि भाषा के जिस रूप से व्यक्ति संकेतों के द्वारा अपने भावों को प्रकट करता है और अन्य व्यक्ति उन संकेतों को समझकर उनके भावों को ग्रहण करते हैं, उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे मातृभाषा। मातृभाषा क्या है? माँ के द्वारा ग्रहण किया हुआ भाषा। विभिन्न परिवारों में भिन्न भिन्न भाषाएं बोली जाती हैं। बच्चा जिस परिवार में पलता बढ़ता है वहाँ बोली जाने वाली भाषा वह अपने आप धीरे धीरे सीख जाता है। एक सिख परिवार का बच्चा पंजाबी बोलने लगता है और गुजराती परिवार का बच्चा जो है गुजराती बोलने लगता है। यही उनकी मातृभाषाएं हैं। इसे व्यक्ति अनुकरण द्वारा स्वयं सीख लेता है। इस प्रकार घर परिवार में माता पिता के साथ बोलकर सीखी जाने वाली भाषा मातृभाषा कहलाती है। और उसके बाद राजभाषा, किसी भी देश के राजकाज शासन के लिए स्वीकृत भाषा राजभाषा कहलाती है। 14 सितंबर 1949 ईस्वी को भारत के संविधान ने हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। भारत के अनेक राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड,
मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली में हिंदी राजभाषा के रूप में स्वीकार की गई है। अंडमान निकोबार में भी हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई है, यानी हमारे देश की राजभाषा भी हिंदी को स्वीकार किया गया है। ये हमारे संविधान में दिया गया है। आगे हम देखेंगे मानक भाषा। भाषा की एक रूपता के लिए विद्वान एवं शिक्षाविद भाषा के जिस रूप को मान्यता प्रदान करते हैं उसे मानक भाषा कहते हैं। भाषा के विकास क्रम में प्रायः वर्णों के लेखन में अंतर आने लगता है। वर्ण यानी अक्षर के लेख में अंतर आने लगता है। इनके लेखन में एक रूपता बनाए रखने के लिए ही भाषाविद वर्णों का मानक रूप स्वरूप निर्धारित करते हैं। केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने हिंदी की मानक वर्तनी का निर्धारण किया है, जिसके मुख्य बिंदुओं को पुस्तकों के अंत में परिशिष्ट के रूप में दिया गया है। जैसे मान्यता प्राप्त जो भारतीय भाषाएं हैं, भारतीय संविधान में अभी तक 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है, जिसमें असमिया, बंगला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू भाषा को मानक रूप प्रदान किया गया है। बोली, अब आगे देखेंगे बोली और भाषा में क्या अंतर होता है। बोली और भाषा, बोली और भाषा में क्या अंतर होता है उसको हम देखेंगे। जैसे प्रायः भाषा और बोली शब्दों का एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग कर लिया जाता है, किंतु दोनों में अंतर है। बोली भाषा का अल्प यानी छोटा, लघु, विकसित या अर्ध विकसित रूप होता है। इसे भाषा का स्थानीय या क्षेत्रीय रूप भी कहा जा सकता है। यानी बोली भाषा का अल्प रूप होता है, ये स्थान विशेष के रूप में बोला जाता है। बोली का प्रयोग भाषा की अपेक्षा सीमित क्षेत्र में होता है, जैसे 5-10 किलोमीटर की दूरी पर ही इसमें परिवर्तन आने लगता है। बोली में प्रायः बहुत अधिक लिखित साहित्य की रचना नहीं की जाती है। किसी बोली में लोकगीतों आदि के रूप में कुछ साहित्य उपलब्ध है। जैसे मध्यकाल में अवश्य ही महाकवि सूरदास और तुलसीदास ने ब्रज और अवधि में उच्च कोटि के साहित्य की रचना की। यानी भाषा और बोली में अंतर है कि भाषा का एक सीमित क्षेत्र नहीं है, भाषा का एक बृहद क्षेत्र होता है, जबकि बोली का एक सीमित क्षेत्र होता है। आगे उसके बाद लिपि हम देखेंगे। लिपि क्या है, लिपि किसे कहते हैं? ज्ञान, विचार और भावों को स्थिर और स्थायी रूप प्रदान करने के लिए लिपि का उद्भव हुआ। लिपि किसे कहते हैं? जैसे ध्वनियों को अंकित करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को लिखने के ढंग को हम लिपि कहते हैं, या कह सकते हैं कि भाषा के लिखित रूप को भी हम लिपि कहते हैं। किसी भी भाषा को लिखने के लिए एक लिपि की आवश्यकता होती है। हम किसी भी भाषा को एक लिपि में ही लिख सकते हैं। जैसे इसमें दिया गया है कुछ प्रमुख भाषाओं की लिपियां इस प्रकार है। जैसे भाषा है संस्कृत को हम देवनागरी लिपि में लिखते हैं, मराठी को देवनागरी में, हिंदी को देवनागरी, नेपाली को देवनागरी में, उर्दू को हम फारसी लिपि में लिखते हैं, अंग्रेजी को रोमन में, फ्रेंच को रोमन में और पंजाबी को गुरुमुखी लिपि में हम लिखते हैं। इस प्रकार आगे हम देखेंगे कि भाषा और साहित्य क्या है। आगे यानी नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि भाषा और साहित्य क्या है। आज के लिए बस इतना ही। तब तो आज होमवर्क के रूप में हम सभी छात्रों को यह कह रहे हैं कि आप अपने नोटबुक में भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कौन कौन से रूप होते हैं
और भाषा के मानक रूप को कौन कौन है और कौन कौन सी भाषा को किस लिपि में हम लिखते हैं, इसका आप गृह कार्य, इसको आप गृह कार्य के रूप में नोटबुक में आप लिखेंगे और उसको याद करेंगे कि भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कितने रूप होते हैं, भाषा और हिंदी में जो है मानक भाषा के कौन कौन से मानक रूप हैं, इसको आप नोटबुक में लिखेंगे और उसको याद करेंगे। तब तक के लिए मैं रजनीकांत द्विवेदी आप लोगों से विदा लेता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद।